एक ऐसी ही बच्ची थी अपने बचपन में कि अगर किसी टीचर ने मुझे डांट दिया तो मैं उस चीज़ को अपने दिल में बिठा के रख लेती थी। अरे ज़मीन पर मूवी तो देख ही रखी होगी सबने। क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, उन्हें एक ही टीचर पढ़ा रही होती है, एक ही तरीके की बुक से पढ़ा रही होती है, एक ही मेथडोलॉजी का यूज़ करके पढ़ा रही होती है, फिर भी इन सबके मार्क्स अलग अलग क्यों आ जाते हैं? Hey lovely pupil teachers, welcome back to my channel Teachers Adda 24/7 RCC, the only सहारा for those who are preparing for their teaching exam। तो अगर आप भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत स्पेशल टॉपिक जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो टीचर को सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक पढ़ने के बाद एक प्यूपिल टीचर का जो माइंडसेट होता है ना बच्चे को लेकर, वीक स्टूडेंट को लेकर, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो देखते हैं ऐसा क्या है इस टॉपिक में जो एक टीचर का माइंडसेट चेंज हो जाता है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो चलो देखते हैं फर्स्ट स्लाइड हमारी, जिसमें एक टीचर है जो कि बहुत अच्छी टीचर है। ठीक है, इसके क्लास में 4 बच्चों को ले लेते हैं हम, आरव, मीरा, कबीर एंड तारा। आरव जो है उसको रीडिंग करनी बहुत पसंद है, मीरा को ड्राइंग करनी बहुत पसंद है, कबीर को पजल सॉल्व करना बहुत पसंद है एंड तारा को ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो हर चीज़ में मैम ये बता दो, मैम ये बता दो, क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं। तो तारा एक ऐसी बच्ची है जो हमेशा हर चीज़ में क्वेश्चंस ही पूछती रहती है। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है कि सारे बच्चे, ये 4 बच्चों में भी देखो कितने डिफरेंसेस है, कितने ज़्यादा डिफरेंसेस है। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हर एक बच्चा अपने वे में यूनिक होता है, अलग होता है, सबकी अपनी अलग थिंकिंग होती है। बच्चा जो है समझता भी अपने तरीके से है और याद भी अपने तरीके से करता है। सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ हमने देखा आरव को रीडिंग करनी पसंद है, वहीं मीरा को ड्राइंग करनी पसंद है। राइट, सबके अलग अलग स्ट्रेंथ है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग टैलेंट है, कुछ अलग एबिलिटीज़ है। सब अपने तरीके से पढ़ते हैं, याद रखते हैं, अपने पेस से याद रखते हैं, कुछ जल्दी से याद कर लेते हैं और कुछ बच्चे को एक ही क्वेश्चन दे दो वो 2 दिन तक याद नहीं कर पाता, है ना। सबका अलग अलग अपना बैकग्राउंड होता है, फैमिली अलग है, कल्चर अलग है, हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग होता है जो उसकी पर्सनालिटी को शेप करता है। जैसे कि हमने देखा था पियाजे की थ्योरी में, पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे के एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा शेप करता है अपनी पर्सनालिटी को। राइट, आगे देखते हैं। अब जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं, सबके फिंगरप्रिंट अलग है, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके फिंगरप्रिंट सेम हो। ऐसे ही बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, हर एक बच्चा अलग होता है, कोई ऐसा नहीं है जो एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल सेम हो, सिमिलर हो। सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, फिजिकली अलग है सारे बच्चे, मेंटली सारे बच्चे अलग है और इमोशनली भी अलग है। सो जस्ट लाइक नो टू थंबप्रिंट्स आर आइडेंटिकल, वैसे ही 2 लर्नर जो है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। ये अच्छे से याद रख लेना। तो अगर आप आगे चल के टीचर बनने जा रहे हैं, जो आप बहुत बेहतरीन टीचर बनेंगे, तो ये याद रखना यार कि एक बच्चा अगर स्लो लर्नर है तो उसको ऐसे मत ट्रीट करना कि उसने पता नहीं क्या ही गुनाह कर दिया, क्या ही पाप कर दिया। अच्छे टीचर बनना, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो मत करना। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ 8 डोमेन है हमारी चाइल्ड यूनिकनेस के, कि बच्चा जो है अलग होता है। ठीक है, किस किस तरीके से, किस किस डोमेन में। बच्चे का इंटेलिजेंस अलग होता है। ठीक है, बच्चा सोशो इकोनॉमिक तरीके से अलग होता है। हर एक बच्चा अलग इमोशनली सोचता है। कुछ बच्चे, मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, मम्मी ने आइसक्रीम नहीं दिलाई, रोड पर लेट के रोने लग जाएंगे, ऐसे भी बच्चे होते हैं। और कुछ बच्चे बहुत सेंसिबल होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वहीं कुछ बच्चे थोड़ी
वीक पर्सनालिटी के होते हैं। लैंग्वेज हर बच्चे की अलग होती है ना, हर बच्चे की क्रिएटिविटी अलग होती है, लर्निंग पेस अलग होता है, इसको हम डिटेल में अभी जानेंगे। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, जैसे कि हमने देखा मीरा को रीडिंग पसंद है और कबीर को ड्राइंग करना पसंद है, ठीक है, रीडिंग ड्राइंग सबको अलग अलग सबका इंटरेस्ट होता है। आगे देखते हैं, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है इंटेलिजेंस। अब हर बच्चा अपने तरीके से इंटेलिजेंट है, यूनिक है। सब बच्चे जो है अपने तरीके से रीजनिंग करते हैं, अपने तरीके से समझते हैं, अपने तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो सब में अलग अलग एबिलिटी है। ओके, सेकेंडली हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक है, हर एक चाइल्ड जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्टेड होता है। कुछ बच्चे होते हैं उनको मैथ्स पसंद होता है, कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश पसंद होता है, तो सबका अपना इंटरेस्ट होता है, अपने टास्क उनको करने पसंद होते हैं। किसी को फुटबॉल पे खेलना पसंद है तो किसी को फ़ोन पर गेम्स खेलना पसंद है। हर बच्चा अलग अलग एक्टिविटीज़ की तरफ प्रभावित होता है, राइट। आगे देखते हैं लर्निंग पेस। हर बच्चे का अपना याद करने का एक पेस होता है। कुछ बच्चे होते हैं ना, अभी हमने लिखवाया साथ ही याद कर लिया, और कुछ बच्चों को बोलते रहो उनको पेपर तक ही क्वेश्चन एक भी याद नहीं होता, ठीक है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा रिपीटिशन की ज़रूरत होती है एक कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए। तो एज अ टीचर आपको क्या करना है, सेम क्लास है लेकिन अलग अलग माइंड है, क्लास तो एक ही है, सारे बच्चे ही है, लेकिन उनके अंदर जो दिमाग है ना वो अलग अलग है। तो हमें उनके दिमाग के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स को चेंज करना है और अपने मेथड्स को सोचना है कि हम किस तरीके से उनमें हर एक बच्चे पे फोकस करके हम पढ़ा सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड वे में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिविटी। अब देखो हर एक बच्चा ना क्रिएटिव होता है अपने वे में, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो खुद ही ओरिजिनल कोई अलग चीज़ सोच लेते हैं, यूनिक चीज़ सोच लेते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं क्रिएटिविटी, है ना। वहीं कुछ बच्चे जो होते हैं वो नहीं सोच पाते हैं इतना, राइट, क्रिएटिव वे में नहीं सोच पाते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। आगे देखते हैं लैंग्वेज। हर बच्चे की जो है स्पीकिंग अलग होती है, रीडिंग अलग होती है, वोकैबुलरी अलग होती है, मदर टंग अलग होती है, तो हर एक बच्चा लैंग्वेज के बेसिस पे भी डिफरेंट है। नेक्स्ट पर्सनालिटी। हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग होती है। कुछ बच्चे बोल्ड होते हैं, सोशल होते हैं, उनको कहीं भी लेके चले जाओ वो किसी से भी बात करने लग जाएंगे, और कुछ बच्चे तो अपने घर के रिलेटिव जो होते हैं उनके साथ भी बात नहीं कर पाते, नेबर्स के साथ भी बात नहीं कर पाते। तो बच्चे की पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है। ओके, सो डिफरेंट पर्सनालिटीज है, तो हर डिफरेंट पर्सनालिटी को अपने तरीका डिफरेंट वे होगा उनका बोलने का, शेयर करने का, सोचने का। तो हमें बच्चे को उस अकॉर्डिंग डील करना है। हम एक नॉटी बच्चे को जैसे डांट देते हैं वैसे ही हम एक सेंसिबल बच्चे को नहीं डांट सकते, क्योंकि वो नॉटी बच्चे को तो दिमाग में रहेगा भी नहीं कि टीचर ने डांटा, बट वहीं एक जो सेंसिबल बच्चा होगा ना, आपने गलती से उन्हें डांट दिया तो उनके माइंड में वो रह जाएगी बात, और वो आगे कभी भी आपके पास नहीं आएंगे, कभी भी आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इमोशंस। वही मैंने बताया, जैसे अभी बताया आपको कि एक सेंसिबल बच्चा है, उसको चीज़ें हर्ट कर जाएगी अगर आप उसे डांट दोगे, है ना। तो मैं भी एक ऐसी ही बच्ची थी अपने बचपन में कि अगर किसी टीचर ने मुझे डांट दिया तो मैं उस चीज़ को अपने दिल में बिठा के रख लेती थी, और फिर आगे जा कभी भी मैं उस टीचर के पास जाती नहीं थी। तो ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसी थी। तो अब देखें इमोशंस। हर बच्चे के इमोशन अलग होता है, फीलिंग्स अफेक्ट करती है टेंशन को, कॉन्फिडेंस अलग होगा बच्चे का। देखो हमारी फीलिंग्स ही, अब मैंने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे डांटा और मुझ में अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि मैं उस टीचर के पास जाऊं और अपने डाउट क्लियर करूं, तो आपके जो इमोशन है वो आपके कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करते हैं। ओके, बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं और आपके पार्टिसिपेशन को भी इफेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो वो भी इफेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी को, आपके सोचने के तरीके को। जैसे कि होम सपोर्ट, आपको घर में कितना सपोर्ट दे रहे हैं आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स,
आपका न्यूट्रिशन कितना है, आपका कितना अच्छा खाना है, वो भी मैटर करता है। रिसोर्सेज शेप लर्निंग अपॉर्चुनिटी, और कितनी रिसोर्सेज है आपके घर में, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चाइल्ड इज़ नॉट डिफरेंट ओनली इन मार्क्स। बच्चा सिर्फ मार्क्स में उसका जो रिजल्ट आ रहा है सिर्फ उस बेसिस पे डिफरेंट नहीं है, बच्चा हर एक तरीके से डिफरेंट है। उसके सोचने के तरीके पे, उसके लैंग्वेज पे, उसके पेस पे, उसके इमोशन पे और उसके बैकग्राउंड पे, हर एक तरीके से बच्चा डिफरेंट होता है, अलग होता है। और ये चीज़ एज अ टीचर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, और इसको आपको नेगेटिवली ट्रीट नहीं करना है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपकी क्लासरूम में डाइवर्स लर्नर है, और आप उनको उनके जैसे उनको पढ़ाने के लिए उनके लिए आप मेथड्स अप्लाई करोगे अलग अलग। ओके, सो टीच द होल चाइल्ड नॉट जस्ट द स्कोर। आपको सिर्फ बच्चे के स्कोर नहीं बनाने। आप एक टीचर है, आप पेरेंट के बाद टीचर आती है, मम्मी पापा के बाद टीचर आती है, ठीक है, जिसके साथ बच्चा इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो वो बच्चा, हर एक बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसे सिर्फ स्कोर में अच्छा नहीं करना है, उसकी पर्सनालिटी, होल पर्सनालिटी पे फोकस करना है। आगे देखते हैं। अब देखो, बच्चा मेंटल कैपेसिटी से अलग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड में अलग है, वही सारी चीज़ें बता रखी है। फास्ट, एवरेज, स्लो लर्नर। अब देखो, कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी से सीख जाते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बहुत स्लो होते हैं। तो स्लो लर्नर जो है वो एक अलग अपना रास्ता निकाल लेते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने का। ओके, क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है वो यूनिक, आउट ऑफ द बॉक्स आंसर देते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटेलिजेंस स्कोर जो है शुड नेवर बी द ओनली बेसिस कि हम बच्चे के पोटेंशियल, वो बच्चा कितना है, उसको जज करें। जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर मूवी तो देख ही रखी होगी सबने, है ना, इतनी फेमस मूवी है, सबने ही देख रखी होगी। किसी ने नहीं देखी ना तो आप इंडियन नहीं हो यार, ठीक है, देख लो जाके पहले। तो तारे ज़मीन पर मूवी में क्या था, वो बच्चा इतना क्रिएटिव था बट वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तो अगर उसको एक ऐसा टीचर मिला, है ना, उसको एक इतना अच्छा टीचर मिला, एक गुरु मिला जिसने उसके पोटेंशियल को पहचाना, आपको भी वैसा ही टीचर बनना है जो बच्चे के पोटेंशियल को पहचाने। सिर्फ उसको उसके मार्क्स पे, उसके स्कोर पे, उसके रिजल्ट पे सिर्फ उसको जज ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। अगर वो पढ़ाई में, एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, हो सकता है वो ड्राइंग में अच्छा हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, है ना। आगे देखते हैं हम, अब ये जो डिफरेंस है वो कहाँ से आ रहा है, रूट कहाँ क्या है, ये नेचर एंड नर्चर। अब इसमें दो चीजें हो जाती है, दो चीजें इसमें आती है। रूट जो है, ये डिफरेंशिएशन का जो रूट है वो क्या है, पहला तो हमारा आ जाता है, दो चीजों से आता है। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी, फर्स्ट वन इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट क्या है, हमारे जो सराउंडिंग है वो इफेक्ट करती है हमारी पर्सनालिटी को। तो ये ही क्या है, रूट है, किसमें, चेंजेस के रूट है। कि एक है हेरिडिटी, हमारे बैकग्राउंड जो है, हमारे पेरेंट्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं, हमारा बोलने का तरीका हो गया, हमारी आधी पर्सनालिटी तो हमारे पेरेंट्स पे चली जाती है ना। ऑन द अदर हैंड इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, अच्छी जगह पर रह रहे हैं तो हम उस अकॉर्डिंग अपने आप को अलग कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ढाल लेंगे। तो इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर। और ये इन्वायरमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर अच्छे लोग रह रहे हैं, एजुकेटेड लोग रह रहे हैं, तो आपको वहीं से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो, गाँव वाले एरिया में, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, जहाँ लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तो आप थोड़ा पीछे रह जाओगे, राइट। तो ये दोनों चीज़ों को जोड़कर हेरिडिटी
और इन्वायरमेंट को जोड़कर एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है और बच्चे की पर्सनालिटी शेप होती है इन दोनों चीज़ों को जोड़कर। अब देखो, हम बच्चे का डीएनए तो चेंज नहीं कर सकते, कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, राइट। लेकिन हम बच्चे का इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमारे पेरेंट्स इतनी कोशिश करते हैं कि हाँ, वो जैसी ज़िंदगी उन्होंने जी है वैसी ज़िंदगी हम ना जिए। इतनी कोशिश करते हैं वो कि आप लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दे, अपने बच्चों को अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, ताकि उनके बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट हो पाए, ग्रोथ हो पाए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है कि कैसे नेचर और नर्चर साथ में जुड़कर काम करता है और बच्चे की पर्सनालिटी को ग्रो करता है। अब देखो, एक लड़की है अनाया, जिसका नाम है अनाया। उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रखा है, उसका डीएनए भी अच्छा है, यानी कि उसके पेरेंट्स वेल सेटल्ड है, प्लस उसका जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा है, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अच्छे स्कूल में जाने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे क्लासेस में वो अनाया जा रही है। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर बेटर डेवलपमेंट हो पाएगी। ऑन द अदर हैंड, बेचारे एक छोटा सा बच्चा है राजू। अब ये राजू क्या है, इसके जो पापा है वो ना अच्छे नहीं है। इसके पापा इसकी मम्मी को मारते हैं और इसके पापा ना ज़्यादा ना पीते हैं। तो उससे क्या है, इसका डीएनए तो वैसे ही खराब हो गया है, ठीक है, इसके फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। प्लस इसके पापा इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे पा रहे, इसको कह रहे जाके काम कर, मैं तो काम कर नहीं रहा, तू काम कर। तो बेचारे ये बच्चे का मन है कि वो पढ़ाई करे, लेकिन एज इसके बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ना, तो इसकी क्या होगी। चाहे ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, लेकिन फिर भी इसकी डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, क्योंकि इसको ना ही हेरिडिटी से अच्छा हेरिडिटी मिल पाया है और ना ही अच्छा इन्वायरमेंट इसके पेरेंट्स ने इसको प्रोवाइड करा है। तो जब तक ये बड़ा होगा तब तक देरी हो जाएगी और इसकी डेवलपमेंट होने में देर हो जाएगी। इसलिए हमारा सिमिलर हेरिडिटी प्लस डिफरेंट इन्वायरमेंट डिफरेंट डेवलपमेंट होता है। हर एक बच्चा अलग होता है। तो एज अ टीचर आपका क्या रोल है? एज अ टीचर आपका रोल है कि आपको बच्चे को, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, हमें बच्चे को क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। उनको उस बच्चे के अकॉर्डिंग ही, बच्चे के पेस के अकॉर्डिंग ही हमें बच्चे को पढ़ाना है। आगे देखते हैं, हाउ कल्चर एंड बैकग्राउंड शेप द लर्नर। कल्चर अलग है, बैकग्राउंड अलग है हर बच्चे का, और ये चीज़ें भी एक बच्चे की पर्सनालिटी को शेप करती है। सोशो इकोनॉमिक अगर हम देख ले तो कितने रिसोर्सेज है ना, कितने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज है। जिस बच्चे के पास पैदा होते ही टैब दे दो तो उसको तो टेक्नोलॉजी के बारे में सब पता होगा। वहीं एक बच्चा है, वो 20 साल का हो गया, उसने आज तक फ़ोन नहीं देखा। अब ऐसा कोई है नहीं, बट उसने आज तक सोचो लैपटॉप नहीं देखा, तो वो, उसको तो टाइम लगेगा ना चीज़ें सीखने में, है ना। न्यूट्रिशन हो गया, एक बच्चा है, उसका खाने का पूरा प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है, तो वो हट्टा कट्टा होगा। वहीं ऑन द अदर हैंड एक बच्चा है, उसको तो खाना ही नहीं मिल पा रहा अच्छे से, तो उसके न्यूट्रिशन पीछे रह जाएगा, राइट। एक्सप्लोजर इफेक्ट लर्निंग रेडीनेस। ऑन द अदर हैंड हमारी लैंग्वेज और कल्चर जो है, चिल्ड्रेन ब्रिंग डाइवर्स होम कल्चर टू द क्लासरूम। तो हमें डाइवर्सिटी को एज अ पॉजिटिव वे में लेना है कि डाइवर्सिटी है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चे आपस में बैठ के एक दूसरे से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो हर एक बच्चा अपना घर के कल्चर को क्लासरूम में लेके आता है। ओके, तो हमें कभी भी इसको हर्डल नहीं मानना और बच्चे को डिस्क्रिमिनेट इस चीज़ पे तो कभी नहीं करना। अगर आप एक बेहतरीन टीचर बनना चाहते हैं तो, अगर आप ऐसा माइंडसेट लेके चलेंगे कि हमें बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करना है, तो आई एम सॉरी, आप तो रहने ही दो, मत दो टीचिंग एग्जाम। तो आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो, और हर एक बच्चे को इक्वल तरीके से ट्रीट करना है, लेकिन अपने मेथड को अलग अलग करना है, अलग अलग बच्चे के लिए। आगे देखते हैं, पेडागोजिकल शिफ्ट टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब जो है टीचिंग प्लान्ड होनी चाहिए बच्चे के नीड, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही नहीं है कि आप चले गए, कुछ भी पढ़ा दिया या नहीं पढ़ाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचिंग जो है वो हमेशा बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग प्लान होनी चाहिए। पहले के टाइम पे क्या होता था, ये ट्रेडिशनल आप क्लासरूम देखो और एक अभी की मॉडर्न क्लासरूम देखो, इन दोनों में आपको कौन सी क्लासरूम अच्छी लग रही है? आप खुद बताओ, कमेंट सेक्शन में खुद बताना, इन दोनों में आपको कौन सी क्लासरूम ज़्यादा बेहतर लग रही है।
पहली क्लासरूम है जिसमें एक खड़ूस सा टीचर खड़ा हुआ है, मुंह बना के गुस्सा वाला, जैसे अभी पीटेगा बच्चों को, और बच्चे बेचारे शांति से बैठे हुए हैं, डरे हुए, सहमे हुए। तो क्या ये क्लासरूम अच्छी है? और दूसरी तरफ क्या है, एक टीचर बैठी हुई है और साथ में सर्कल बना के बच्चे बैठे हुए हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चल रही है, यहाँ पर अलग अलग रिसोर्सेज का यूज हो रहा है यहाँ पर। तो ये एक मॉडर्न तरीका है जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर पार्टिसिपेट कर रहा है और बच्चा सहमा हुआ बैठा हुआ है। उसका स्कूल जाने का अगले दिन मन भी नहीं करता, बहाने बनाता है, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो हमें मॉडर्न क्लासरूम बनाना है, ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं बनाना। Okay, so we don't fit the child to the curriculum, we fit the curriculum to the child. हम करिकुलम को क्या करते हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम करिकुलम के अकॉर्डिंग बना देंगे, तो इसका ध्यान रखना है। आगे देखते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन एक्शन। हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें बच्चे को प्लांट का टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टोरी मेथड का यूज कर सकते हैं, स्टोरी कुछ सुना सकते हैं। ठीक है, विजुअल चार्ट दिखा सकते हैं। आजकल तो इतने रिसोर्सेज है यार, इतनी एडवांसमेंट आ गई, आप कुछ भी दिखा के बच्चे को प्लांट का टॉपिक बहुत अच्छे से करवा सकते हो। या फिर छोड़ो ना, कुछ दिखाना क्यों है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में लेके जाओ, उनको कहो खुद प्लांट उगाए और फिर बताएं उन्होंने क्या क्या किया उसमें, है ना। सेंसरी ऑब्जर्वेशन करवा सकते हो और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवा सकते हो कि वो खुद ही प्लांट को उगा रहे हैं, और फिर क्लास में आके 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद बता रहे हैं कि प्लांट की कितनी ग्रोथ हुई। Okay, so one size does not fit all. If Kabir doesn't understand the chart, hand him the real leaf. अगर लीफ के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हो, अब कबीर तो देखो वीक स्टूडेंट है, उसको नहीं समझ आएगा जो आप बोल रहे हो, बोल के तो नहीं समझने वाला वो। तो लाओ बाहर से लीफ तोड़ो, पकड़ा दो, ये लो बेटा लीफ को देखो, ऑब्जर्व करो और बताओ क्या क्या दिख रहा है, इसके पार्ट्स बताओ मुझे। तो इससे क्या होगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा और लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होगी। बच्चे को, कबीर को पूरी जिंदगी वो याद रह जाएगा कि मैम ने मुझे लीफ लाके दी थी, उसमें ना ऐसा ऐसा था। ओके, नाउ क्रिएटिंग द इंक्लूसिव इकोसिस्टम। हमें क्या बनाना है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है जिसमें हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, हर एक बच्चे को एक साथ जोड़कर कोऑपरेटिव लर्निंग करवाई जा रही है। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। सारे बच्चे जो है वो एक रूफ के अंदर आने चाहिए, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही ये है, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो, किसी भी तरीके की उसकी डिसेबिलिटी हो, फिर भी हर बच्चा एक ही क्लासरूम में एक ही तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, बट अलग अलग मेथडोलॉजी के साथ, अकॉर्डिंग टू देयर पेस, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। ओके, सो इंक्लूजन का मतलब होता है कि सब एक साथ बिलोंग कर रहे हैं। वी डोंट सेंड किड्स अवे टू स्पेशल रूम्स। हम ऐसा नहीं है कि कोई स्लो लर्नर है तो उसकी अलग क्लासरूम बना दो, पहले उसके दिमाग में ट्रॉमा डाल दो कि भाई हम तो स्लो लर्नर वाले क्लासरूम में हैं, उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार सुनाते रहे उनको, है ना। तो ऐसा तो नहीं करना हमें। ओके, सो वी ब्रिंग द स्पेशल मेथड टू आर रूम। हम स्पेशल मेथड को अपने ही क्लासरूम में अप्लाई करेंगे ना, हम एडवांस टीचर है, अच्छे टीचर बनने जा रहे हैं। नाउ अब देखो स्लो लर्नर और गिफ्टेड लर्नर कौन है, एक देख लेते हैं। स्लो लर्नर कौन होते हैं, जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, स्लो लर्नर्स को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और ये स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ऐसा नहीं है इनको ऐसे ही बता दिया और ये समझ गए। स्लो लर्नर को ज़्यादा टाइम चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना पड़ेगा और इनको सपोर्ट चाहिए और इनके साथ पेशेंस से ट्रीट करना पड़ेगा इनको, पेशेंस से। अगर आप छोटे बच्चों के टीचर बन रहे हो ना, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप नहीं ज़्यादा टाइम तक टिक सकते हो, आपका मेंटल पीस उड़ जाएगा सारा, क्योंकि बच्चे अलग अलग होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे, अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। ओके, वहीं गिफ्टेड लर्नर की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, जल्दी से सब सीख लेते हैं। ठीक है, सब जल्दी से लर्न कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी बोर भी हो जाते हैं। हो सकता है आप इनसे भी इरिटेट हो जाए, क्योंकि ये जल्दी से काम करके, मेरा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे गिफ्टेड लर्नर हैं, वो क्या करते हैं, उनको अभी काम दिया, दूसरे बच्चे तक आए ही नहीं कि वो पहले से मैम हो गया, तो
यहाँ भी इरिटेशन हो सकती है कि भाई अभी तो दिया था, इतनी जल्दी हो गया। तो उनके लिए आपको स्पेशल एक्टिविटीज़ प्लान करके लेके जानी है, कुछ हटके उनको करवाना है ताकि वो बोर ना हो। ओके, और नीड चैलेंज इनको चाहिए होता है, चैलेंज। मैम मुझे ना ये करवा दो, मैम मुझे ना वो करवा दो। खुद 3rd क्लास का बच्चा कह रहा है कि मुझे 6th क्लास वाली मेरी बहन है, उसकी बुक में ना ये आता है, मुझे ये करवा दो, प्रिपोजिशन करवा दो, वो भी बड़े लेवल का, है ना। तो इनको चाहिए होता है चैलेंज, कि हमें दो चैलेंज, इनको प्रूव करना होता है खुद को कि हम तो ये भी कर सकते हैं, हम 3rd क्लास में होकर 6th क्लास का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और इनको चाहिए होती है साथ में गाइडेंस। तो उसको नेगेटिव वे में हमें नहीं लेना एज अ टीचर, हमें इसको पॉजिटिव तरीके से ही ट्रीट करना है। टीचर का क्या एक्शन है स्लो लर्नर्स के लिए? कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स का यूज करना है, रिपीटेशन करनी है और एंकरेज करना है। ऐसा नहीं है इनको बोलना है अरे यार तू तो पढ़ता ही नहीं है, तुझे तो कुछ याद ही नहीं होता। भाई उसके दिमाग में ही तुम डाल दोगे, तुझे याद ही नहीं होता, उसको कुछ कभी कुछ होगा भी नहीं याद, वो अपने दिमाग में बैठ ही जाएगा बिठा के कि भाई मुझे तो कुछ याद ही नहीं होगा, तो मैं मेहनत ही क्यों करूँ। तो ये ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को ऐसे नहीं करना कि भाई तुझे तो कुछ होता ही नहीं है, तेरे से कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे टीचर हमें मिले हैं, सबको मिले होंगे अपनी जिंदगी में, जो कहते हैं भाई तू बैक बेंचर है ना, पीछे बैठा है, बातें कर रहा है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अगले 5 साल बाद मेरे पास आएगा और कहेगा मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ। तो ऐसे टीचर्स मिले हैं, सबको मिले होंगे। अगर आपको भी ऐसा कोई टीचर मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना थोड़ा। आगे वही गिफ्टेड लर्नर को क्या चाहिए होता है? एनरिचमेंट चाहिए होती है, हायर लेवल के टास्क चाहिए होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं। ओके, सो गिफ्ट ऐसा नहीं है गिफ्टेड लर्नर को बिल्कुल वो नहीं चाहिए, टीचर की गाइडेंस ही नहीं चाहिए। गिफ्टेड लर्नर को भी टीचर का सपोर्ट चाहिए होता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल है इसी का। तो इसमें देखो टीचर का एक्शन स्लो लर्नर के लिए और बता रखा है कि सिंपल एग्जाम्पल का यूज करना है और पेशेंस होना चाहिए। वहीं गिफ्टेड लर्नर के लिए हमें क्या करना है? एडवांस टास्क लाने हैं और इनरिचमेंट लानी है। तो दोनों को सपोर्ट चाहिए, लेकिन अलग अलग तरीके से। ये सपोर्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है सेम तरीके से हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों को सपोर्ट अलग तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे। अब कुछ सीटेट के ट्रैप है, जो सीटेट एग्जाम में फंस जाते हो आप लोग, वो कुछ ट्रैप है। जैसे कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि सारे बच्चे सेम स्पीड से ही सीखते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बच्चा जो है वो अलग पेस से सीखेगा, इसमें अपने माइंड में फिट कर लो। सेकेंडली, इग्नोर गिफ्टेड लर्नर, दे आर फाइन ऑन देयर ओन। ऐसा बहुत टीचर को लगता है कि ये बच्चा तो खुद से इनको पढ़ाएंगे भी नहीं तो भी ये सीख जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, अदरवाइज वो भी डाउन चले जाएंगे, ठीक है, या इरिटेट हो जाएंगे। तो दे डेस्परेटली नीड एनरिचमेंट, उनको चाहिए होता है हमें टास्क दो, हमें चैलेंज दो। ये ऐसे बच्चे होते हैं। आगे, स्लो लर्नर्स कैन नॉट इम्प्रूव। ऐसा लगता है कि स्लो लर्नर तो इम्प्रूव हो ही नहीं सकते। भाई कैसी बात कर रहे हो, आपने मूवी नहीं देखी क्या तारे ज़मीन पर? वो स्लो लर्नर भी इम्प्रूव हो रहा था, उसको तो प्रॉब्लम भी थी, है ना, फिर भी वो इम्प्रूव हो रहा था। तो एक अगर अच्छा टीचर है ना तो कोई भी बच्चा इम्प्रूव हो जाएगा, अगर आप उसको अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं तो। ओके, सो दे जस्ट नीड बेटर सपोर्ट, उनको बेटर सपोर्ट चाहिए होता है। कोई ऐसा चाहिए होता है जो उनको समझे, कोई ऐसा नहीं चाहिए होता जो उनको ताना दे। तो आपको ताना देने वाले टीचर नहीं बनना है। ओके, एंड सुइटेबल डिफरेंशिएटेड मेथड उनके लिए हम यूज करेंगे। ओके, अब देखो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके सीटेट में ऑप्शन में आपको दिखेंगे ना, तो इनको टिक कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो, अगर क्वेश्चन में कुछ पॉजिटिव पूछा गया है तो आप इनको देखकर टिक कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज गलत हो जाए। जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड, ये पॉजिटिव है। ओके, रेडीनेस इज पॉजिटिव। नो कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं करना है बच्चों के बीच में। फ्लेक्सिबल असेसमेंट होना चाहिए कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये गिफ्टेड लर्नर होते हैं ना, ये बहुत चालू होते हैं, हर चीज़ में मैम मैं ऐसे करते हैं। तो आपको ऐसे बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी देनी है जो बोलना ही नहीं चाहते, उनको एंकरेज करना है।
ओके, और लर्निंग स्टाइल अलग करना है, ठीक है, सबके लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं सीटेट के लिए। अब कुछ क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आंसर हो रखा है उसका, और बाकी के जो 4 है वो आपके लिए होमवर्क है। आपको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर को बताना है और मैं पर्सनली आपके आंसर को चेक करने वाली हूँ, ठीक है? तो सोचकर आंसर लिखना। ओके, सो फर्स्ट इज हाउ शुड अ प्राइमरी स्कूल टीचर हैंडल इंडिविजुअल डिफरेंस। अब देखो क्या पूछा गया है, इंडिविजुअल डिफरेंस को एक प्राइमरी स्कूल टीचर कैसे कैसे हैंडल करेगी। अब इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट होगा ना वो आपका आंसर है, हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले यूज यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड। यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड का मतलब पता है कि सबके लिए एक ही टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं क्या? सबके लिए एक ही टीचिंग, बच्चा अलग है तो टीचिंग मेथड भी तो अलग होगा ना। आगे कंपेयर स्टूडेंट्स टू मोटिवेट देम। कंपेयर, कंपैरिजन तो भाई हटा ही दो, कंपेयर तो बिल्कुल ही नहीं करना हमें बच्चों को। थर्ड है प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस। डाइवर्स लर्नर, हमें डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस तो प्रोवाइड करनी है, बच्चा ही डाइवर्स है तो उनको लर्निंग एक्सपीरियंस भी डाइवर्स ही प्रोवाइड करनी है। सेग्रीगेट स्लो लर्नर्स इनटू अ सेपरेट ग्रुप, ये भी गलत है। बच्चों को सेपरेट ग्रुप में डाल दोगे, उनके रिश्तेदार तो उनको सुना सुना के पागल ही कर देंगे पहले ही, तो ऐसा भी नहीं करना। ओके, तो अगर कुछ पॉजिटिव पूछा गया है तो ऑप्शन में पॉजिटिव ढूंढो। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क है, जिसमें से पहला आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब इंडिविजुअल डिफरेंस। इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस को। सबसे पहले है कि सारे बच्चे क्लास में सेम पेस पे ही सीखते हैं। दूसरा है कि बच्चा अलग अलग होता है, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी। ओके, तीसरा आ जाता है सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही इंडिविजुअल डिफरेंस शो करते हैं, क्यों? फ्लो लर्नर नहीं होते क्या? आगे है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर लिमिटेड टू एकेडमिक अचीवमेंट। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका पॉजिटिव आप ट्रीट करोगे इसको, इसमें भी पॉजिटिव ही आंसर फाइंड आउट करोगे। आगे आ जाता है विच फैक्टर अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होगा फिजिकल, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस में? क्या सोशल इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट, हेरिडिटी या पीयर ग्रुप? होता तो सब में ही है। इस बार का सीटेट बहुत टफ लेवल पे आने वाला है क्योंकि आपके जो टीचर्स ऑलरेडी है वो भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। आगे आ जाता है अ टीचर फाइंड्स दैट सम स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव। टीचर देखते हैं कुछ बच्चे जो है वो बहुत एक्टिव है ग्रुप डिस्कशन में और कुछ बिल्कुल चुप रहते हैं। जो आप क्लास में जाओगे ना रियल क्लासरूम में, तो आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि कुछ बच्चे तो बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं और कुछ बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो उस टीचर को कैसा क्या अप्लाई करना चाहिए इस सिचुएशन में? इंडिविजुअलाइजेशन अप्लाई करना चाहिए, सोशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन या क्लासिफिकेशन? इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉर अ टीचर। टीचर इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे ट्रीट करेंगी? सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करें, सेम टीचिंग मेथड का यूज करें, अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें और बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड को रखें, या फिर सिर्फ और सिर्फ एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स पे फोकस करें? बहुत इजी आंसर रहेगा, अगर वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। So this is all about this video. If you find this video helpful, then please like, comment and subscribe our channel. और हमारी अभी टेलीग्राम तो बैन हो रखा है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप अभी बना हुआ है, तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।